आ रही है? जी, आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है। अब अगले सत्र में हमारे बीच डॉक्टर पुनीत द्विवेदी जी आ चुके हैं। महोदय, मैं आपका औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये इंटरनेशनल फाउंडेशन, इनवर्टिस विश्वविद्यालय और महाराजा अग्रसेन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समिति का छठा दिन है, जिसके प्रथम सत्र में आज सुबह से आप तीसरे महानुभाव हैं, वक्ता हैं, जिन्हें हमें सुनने का सौभाग्य मिलेगा। आपको किसी परिचय के मोहताज नहीं, हाँ, लेकिन आपके सम्मान में दो शब्द, परिचय के लिए दो शब्द कहने के लिए मैं जरूर हमारे जो छोटे भाई हैं अजीत तिवारी जी से मैं जरूर निवेदन करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर पुनीत द्विवेदी जी के बारे में दो शब्द कहेंगे। आपकी बहुत चर्चा ये करते हैं और हम लोगों के लिए आप आकर्षण का, तो चूंकि समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं तत्काल जो है निवेदन करूंगा अजीत तिवारी जी से। जी बहुत धन्यवाद सर। अभी इस सत्र में डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हमें बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि कौटिल्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का परिचय डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी को देना इसलिए भी सम्यक नहीं है क्योंकि यह इसके आधार स्तंभ है, ना सिर्फ फाउंडेशन के वरन इस कार्यक्रम की भी रूपरेखा में, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया है और इनकी प्रयासों का बहुत सुंदर परिणाम हमें दिखा है, इनके सहयोग का, इनके स्नेह का। डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी अद्भुत और असीमित ऊर्जा के धनी व्यक्ति हैं। इनके लीडरशिप को हमने इनसे आग्रह किया था कि आपने जो अब तक बहुत ही कम समय में, बहुत कम आयु में, हमसे, हमारे हम उम्र होंगे, हमसे 1-2 साल ऊपर नीचे होंगे, लेकिन बहुत कम आयु में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं। जहां ये रहते हैं वहां इनके आसपास का एक बहुत प्राणयुक्त वातावरण रहता है। अनेक वैश्विक रिकॉर्ड के को इन्होंने कायम किया है। एक बहुत बड़े शैक्षणिक समूह के आप ग्रुप निदेशक हैं, समूह निदेशक हैं, ग्रुप डायरेक्टर हैं। कई सारी संस्थाओं को आपने गति दी है, कई सारी संस्थाएं आपको, कई सारी संस्थाओं के मार्गदर्शक हैं, कई सारी संस्थाओं में आप मुख्य रूप से आप उसके ऊर्जा के केंद्र बनकर आपने उनको उनके आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान किया है। आप इंदौर जो आज भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, कई वर्षों से आप उसके स्वच्छता के एम्बेसडर रहे हैं। नीति आयोग से जुड़े कई सारे कार्यक्रमों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी के बारे में कहने के लिए। समय की अपनी मर्यादा है और मैं और ज्यादा मैं कुछ बोलूं इससे बेहतर है कि अपने एकेडमिक लीडरशिप और नेतृत्व के बारे में अपने अनुभवों से को हमारे साथ साझा करें डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी। सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री अजीत तिवारी जी, आदरणीय श्री अरविंद शुक्ला जी, मैडम सीमा जी, मैडम आस्था जी। अभी हम लोग डॉक्टर अजीत शुक्ला जी को सुन रहे थे, गुरु जी को, और उनके पश्चात अब कुछ बोलना, अगर एक शिक्षाविद को सुनने के बाद एक छोटे से कलाकार को सुनना, ये एक तरीके से ये अजीत जी ने इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, मुझे तब होता है, और उनका स्नेह रहा है, और स्नेह के चलते निश्चित ही यह जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। कौटिल्य इंटरनेशनल फाउंडेशन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए काफी अच्छा काम कर रही है, और मैं कुछ बिल्कुल सही बताया भाई श्री अजीत तिवारी जी ने। कुछ समय से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, ज्यादा योगदान तो नहीं दे पा रहा हूँ जितना आपने बताया है, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसमें कुछ योगदान दे सकता हूँ, तो निश्चित ही मेरा जीवन भी धन्य मैं मानूंगा, क्योंकि देश और समाज से कहीं काम आ सकता हूँ। विषय कौटिल्य इंटरनेशनल फाउंडेशन, इनवर्टिस यूनिवर्सिटी और महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस 7 दिवसीय जो समिट है, निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी, और जो भी डिलिब्रेशंस इसमें हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश और समाज के लिए हितकर होंगे, यही मेरी भी मंशा है, और इसी में एक संविधा के रूप में मेरी ओर से मैं अर्पित कर रहा हूँ।
विषय जो आज का मुझे मिला है एजुकेशनल लीडरशिप, चूंकि मैं शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, समूह निदेशक की भूमिका में हूँ, ग्रुप अभिमुखन से हम जुड़े हुए हैं। भारतीय शिक्षा की बात जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म आधारित शिक्षा की बात हम करते हैं। वो चर्चाएं आप लोग अभी सुन चुके हैं डॉक्टर रजनीश शुक्ला जी के मुखारबिंद से, तो उसके ही एक्सटेंशन में कुछ मैं जोड़ सकता हूँ तो मेरे लिए मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। निश्चित ही जो शिक्षा में जो दोष रहे हैं, जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से हम सब परेशान रहे हैं, लंबे समय से प्रताड़ित रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो आधार है, जो मूल है, वह हमारे अंदर इतना डीपली निहित था कि हम लॉर्ड मैकाले की एक गलत नीति के चलते भी उतने प्रदूषित नहीं हो पाए जितने हो सकते थे। निश्चित ही वह यह एक चिंता का विषय था, लेकिन यह कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और सभ्यता के कारण ही हम उससे बचे रहे, अछूते रहे, और धीरे धीरे हमारी स्पीड तो स्लो रही, लेकिन कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते रहे। और उसमें अभी जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 जो भारत सरकार ने अभी लॉन्च कर दी है, निश्चित ही पुनः भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। जो विषय शिक्षा से जुड़े हुए हम लोग हैं, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह है राष्ट्र का पुनर्निर्माण, समाज का पुनर्निर्माण, और शिक्षक का जो कर्तव्य है वह कहीं ना कहीं इट इज 24/7 you can say the role, it is not 8 hours job, so that ये हमको जानना बहुत आवश्यक है, और ये प्रत्येक शिक्षक को जानना आवश्यक है। शिक्षक जो है वो समाज का निर्माण करता है। शिक्षक सामान्य नहीं होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक सामान्य नहीं होता है, प्रलय एवं निर्माण दोनों इसकी गोद में पलते हैं। तो आइए हम राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए काम करें। कुछ ऐसे एजुकेशन संस्थानों का गठन किया जाए, ऐसे संस्थानों को बनाया जाए, उन्हें संवारा जाए, उन्हें देश की जो संस्कृति और सभ्यता, जो हमारी पुरातन संस्कृति रही है, जो हमारी पुरातन उपलब्धियां रही हैं, जो पुरातन नवाचार रहे हैं, जिनको हम कहीं गलत कर चुके हैं, उनको पुनः एक बार देखा जाए और उनको पुनः एक बार समझा जाए, हम युवाओं तक पहुंचाएं और निश्चित ही परम वैभव को प्राप्त करें। मैं चूंकि नवाचार से जुड़ा हुआ हूँ, स्टार्टअप से जुड़ा हुआ हूँ, और इंदौर जो है वो स्टार्टअप हब के रूप में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कई प्रकार की ऐसी अपार संभावनाएं हैं जो शिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। जो विभिन्न रेगुलेटर्स हैं, अगर हम AICTE की बात करते हैं, या हम UGC की बात करते हैं, या हम ऐसे अन्य रेगुलेटर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के नवाचार से संबंधित चीजों को प्रमोट किया जाना शुरू किया जा चुका है। नीति आयोग उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अब यह एडॉप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि शिक्षण संस्थान किस प्रकार इन नवाचारों को एडॉप्ट करते हैं और स्टूडेंट्स तक कन्वे करते हैं, जिससे एक अच्छा संस्थान अच्छे देश के लिए निर्माण में कारगर सिद्ध हो सक पाए, अपनी भूमिका निभा सक पाए। इसकी तरफ हमें काम करना है। निश्चित ही शिक्षण संस्थान कहीं ना कहीं आज जो नई परिस्थितियां बनी हैं, जैसे कोविड के चलते हमने देखा है कि कई प्रकार के परिवर्तन, इस समय हम लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं और एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम अपनी विचारों को रख रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है और निश्चित ही कई हजारों सैकड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। तो यह भी एक नई चीज है जिसको हमने इतने कम समय में अडॉप्ट कर लिया है और उसमें हम आगे बढ़ते हुए रहे हैं। हमने किसी का वेट नहीं किया है, हमने अपनी असमर्थता जाहिर नहीं की है। दूर दराज के क्षेत्रों में थोड़ी समस्या आई है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याएं हैं, जिनके चलते हम देश के कोने कोने से कनेक्ट तो नहीं हो पाए हैं कुछ हद तक, लेकिन प्रयास जारी है और इसके लिए हमें अपने स्टार्टअप, अपने इनोवेटिव आइडियाज स्टूडेंट्स में लाना बहुत आवश्यक है। एजुकेशनल लीडरशिप हम तभी कर सकते हैं खाली ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स या प्रोफेशनल प्रोग्राम्स चलाने के बाद या उनको रन करके डिग्रियां दे करके बच्चों को पास करके नए बच्चों को ला करके, इससे संस्थान नहीं बनता है। संस्थान बनता है कुछ वाइब्रेंट इनोवेटिव करके हम समाज को दे सकते हैं, तब हम उसको मानते हैं कि यह एक अच्छा संस्थान है, ये एजुकेशन लीडरशिप को प्रमोट करता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा संस्थान जो है वो समाज के विभिन्न कार्यों के लिए प्रमोट करता है, जो शिक्षक का कर्तव्य भी है। Apart from the teaching and academics and research, we are also very much committed for this social obligation to do some better for the society, और हम करते भी हैं और करना भी चाहिए और हम करेंगे। कोई विद्यार्थी हमसे प्रभावित होकर के वो भी करेंगे और फिर एक डेवलपमेंट का एक कलेक्टिव तरीके से काम करने का एक एटमॉस्फेयर होगा जिसको बनाना बहुत आवश्यक है।
हमने देखा है कि इस समय इंदौर अभी जी ने बताया कि स्वच्छता में हम विगत 4 वर्षों से नंबर 1 हैं और स्वच्छता का पंच लगाने की हमारी तैयारी है, यानी हम 5वीं बार भी स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए तैयार हैं और पूरा शहर इसको लेकर के कटिबद्ध है। सारे संस्थान, सारे शिक्षण संस्थान, सारे विद्यार्थी इसको लेकर के बिल्कुल कमिटेड हैं। यहाँ हमें स्वच्छता का पंच लगाना है। यह चीज कैसे आई? यह इन्वॉल्वमेंट से आई। सो द नेम ऑफ द गेम इज इन्वॉल्वमेंट। वी हैव टू गेट इन्वॉल्व। हमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, शिक्षक को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा विद्यार्थी के साथ, तब हम राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना कर सकते हैं। कोविड की समस्या इंदौर में भी काफी है, देश में देखी रहे हम लोग, समस्या वैश्विक है, लेकिन यहाँ भी फिर से जैसे स्वच्छता का क्रम चल रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से कोविड के कंट्रोल करने के लिए भी स्टूडेंट्स एंड टीचर की टीम लगी हुई है। तो ये फिर से कहीं ना कहीं एक टीम का जो भाव है वह जागृत हो गया है, वह समाज और प्रदेश और नगर के विकास के लिए काम। नवाचारों की बात जो हम कर रहे हैं, तो प्राचीन काल के जो हमारे नवाचार रहे हैं, हम उन नवाचारों को वर्तमान जो हमारी पीढ़ी है उस पीढ़ी को हम किस प्रकार दे पा रहे हैं, किस प्रकार परोस रहे हैं, उसमें जो अंतर है वह हमें जानना जरूरी होता है और उसको हमें ठीक से समझाना बहुत आवश्यक है। हम यह नहीं बता पाते हैं कि पुष्पक विमान उस समय का एक नवाचार था जो कि चित्रकूट के घने जंगलों में लैंड कर पाता। आज भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि चित्रकूट के घने जंगल में या किसी भी घने जंगल में कोई एयरक्राफ्ट इतनी आसानी से लैंड कर जाए और फिर वहां से चली भी जाए, टेक ऑफ भी कर ले। ये हमारे नवाचार है, नवाचार रहा है। हमने कई चाहे दधीच की हड्डी की बात हम करते हो जिसे वज्र बनाया गया हो, चाहे हम वह प्रसंग हम याद करें रामचरितमानस के सुंदरकांड का, जहाँ पे एक प्रसंग आता है कि अशोक वाटिका में सीता बैठी है, रावण आता है और कहता है तुम नजरें मिला के बात करो, और सीता वहां पे एक तृण सामने रखती है। प्रसंग कहता है कि तृणधर ओट कहते वैदेही सुमिरि अवधपति परम स्नेही। तृण के आड़ में सीता जी रावण से बात करती है। वो तृण क्या हो सकता है? क्या हमने इसका वैज्ञानिक महत्व जानने का प्रयास किया है? क्या हमारे शिक्षण संस्थानों ने हमारे भारतीय पुराणों, हमारे वेदों, हमारे उपनिषदों, हमारे वेदांतों के बारे में विद्यार्थियों को बताया है क्या, या खुद अध्ययन करना चाहते हैं क्या? नई शिक्षा नीति कुछ हद तक लेके आई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रसंग ऐसा है कि हो सकता है कि सीता की आंखों में कोई ऐसा पासवर्ड हो जो रावण चाहता हो, क्योंकि धनुष यज्ञ का भी प्रसंग हमें याद है कि धनुष यज्ञ जब हुआ है और धनुष यज्ञ धनुष सबसे नहीं उठता है, राम जी से उठता है। हो सकता है कि वो कोई परमाणु बम रहा हो उस समय का, जिसे डिफ्यूज करने के लिए राजा जनक जो विदेह कहे जाते थे, उन्होंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा की हो जो इसे डिफ्यूज करेगा मानवता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, उसके साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। क्योंकि जब धनुष टूटा था तो आवाज भी आई थी और परशुराम भी आ गए थे। तो यह कहीं ना कहीं हमें विज्ञान जो हमारे पुराणों में वैज्ञानिकता है, उस वैज्ञानिकता को हमने कहा किस प्रकार से दिखाया। हमने तो कभी नहीं बताया कि नल और नील सिविल इंजीनियर्स थे। राम सेतु का निर्माण जो कर सकने वाले हैं, जिन्होंने किया है, वह नल और नील सिविल इंजीनियर्स थे। हमने इसके बारे में नहीं बताया। हमने ये कभी नहीं बताया कि हनुमान तो एंटरप्रेन्योर थे, वो उद्यमी थे। He has taken the risk. He never been to Lanka, but he decided to go to Lanka. हमने ये नहीं बताया कि जामवंत जो थे, जामवंत वाज द मोटिवेटर, मोटिवेशन स्पीचर्स मान देखते हैं, बहुत सारे मोटिवेशन के वक्ता मिलते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। जामवंत ने भी तो मोटिवेट किया, हमने उस तरीके से प्रेजेंट क्यों नहीं किया? हम उस तरह से प्रेजेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसमें हास्य क्यों आता है, मजाक क्यों आता है, इसी गुणता को हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो यह जो चीजें हैं, हम किस प्रकार से इन चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, सारी समस्याएं जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की। शिक्षक को खुद अपने आप को समझना पड़ेगा और हमारे पुराणों में कहाँ कहाँ पे विज्ञान है, कहाँ कहाँ पे समाज कल्याण है, कहाँ कहाँ पे व्यापार है, अब उन सारी बातों को ध्यान लेके चलना होगा, तब जाके कहीं अर्थव्यवस्था इंप्रूव होगी, नवाचार बढ़ेंगे, शोध और विकास होगा। तो यह शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें एजुकेशनल लीडरशिप वही अटेन कर सकता है जो यह लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटता है, अध्ययन करता है, पूरा अध्ययन के पश्चात आगे बढ़ता है। और यह कहीं कहीं एक तरीके से हमें अपने अंदर भाव में लेना होगा, हमें प्रमोट करना होगा। विज्ञान महत्वपूर्ण है, नवाचार। आज हम देखते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने
नवाचार को प्रमोट करने के लिए स्कूल स्तर से लेकर के कॉलेज स्तर तक और इवन कॉलेज के बाद भी नवाचार को प्रमोट करने के लिए कई इनिशिएटिव शुरू किए। स्कूल स्तर पे अगर हम देखें तो अटल टिंकरिंग लैब्स के नाम से जो टिंकरिंग की सुविधा देती है, जहां पे रोबोटिक्स के बारे में बच्चे सीख सकते हैं। हम अपने छोटे बच्चों को घर में मोबाइल नहीं देते हैं, हम उन्हें टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रखते हैं, मोबाइल से उनको दूर रखते हैं। यह हम क्यों कर रहे हैं? हमें उन्हें मोबाइल देना चाहिए। अब जो नया ट्रेंड भारत, जहां पे हम इस समय कई विदेशों पे हमने सैंक्शन लगा दिए हैं, कई देशों से हमने आयात निर्यात बंद कर दिया है, कई ऐसे क्षेत्र है जहां पे हमारी डिपेंडेंसी अन्य देशों पे बनी हुई है और हम उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। तो हमें खुद का इनोवेशन, खुद का इन्वेंशन, खुद का प्रोडक्शन, खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, खुद की एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का इनोवेशन हमें लॉन्च करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से हम देख रहे हैं। स्कूली स्तर पे ही 5वीं 6वीं के बाद से ही टिंकरिंग, रोबोटिक्स के बारे में बच्चों को जानकारी दी जानी शुरू कर दी गई है। यह शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा ही आमूल परिवर्तन है। हम कॉलेज स्तर पे आते हैं तो एआईसीटी की ओर से एमएचआरडी इनोवेशन सेल्स की बात की जाती है। हर कॉलेज को, हर शिक्षण संस्थान को इनोवेशन सेल रखना आवश्यक है। इनोवेशन सेल का काम यह है कि जो भी स्टूडेंट्स के वंडरफुल आइडियाज हैं, उन आइडियाज को प्लेटफॉर्म देने के लिए इनोवेशन सेल कमिटी है। अब यह हर